डिफ्रैक्शन, स्पेलिंग देख लेना क्या है इसकी, समझिए चीज क्या है। ओके, आपने एक स्क्रीन ली है और ये समझिए कि यहां से लाइट रेज आ रही है स्क्रीन पे, तो ये वाला जो एरिया है ये लाइटन अप रहेगा, और आपको ये उजाला दिखेगा स्क्रीन पर अगर ये लाइट रेज आ रही है। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक ऑब्स्टिकल लगा दिया। अब जो लाइट रे आ रही है तो कायदा ये कहना चाहिए कि ये वाली लाइट रे जो यहां आ रही थी वो नहीं आएगी, यानी कि इतना पार्ट ही आपके पास लाइटन अप होना चाहिए। बट हकीकत क्या है, ये लाइट इधर चली जाती है और एक्सपेक्टेड लाइटन अप ये था, बट रियलिटी में लाइटन अप एरिया आपको ये मिलता है। यस, तो इसकी जगह इतना बैंड हो जाता है, यहां तक लाइटन अप मिलता है, ये आपका शेडी पार्ट होना चाहिए था, बट ये भी आपको कैसा मिलता है, लाइटन अप मिल जाता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट का कॉर्नर से अपने पाथ पर जाते जाते मुड़ जाना, इसको कहते हैं हम डिफ्रैक्शन। अगर हम सीधी सीधी बात ये करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, आप जिस कमरे में हैं वहां पर आपने अंधेरा कर दिया और वहां पे कोई बल्ब नहीं है, एक विंडो खुली है, और वहां पर कहीं पर सपोज करो ये आपके पास एक रूम है, ये इसकी एक विंडो है, और यहां पर अब अगर मैं एक बल्ब यहां जला दूं, क्या यहां पर जरा सा भी उजाला नहीं आएगा? क्यों आया? अरे रिफ्लेक्ट होने की, सपोज कि ऐसी सरफेसेस नहीं है कि जो रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर मैं यहां पर कोई लाइट, कोई बल्ब जला दूं तो उसका कुछ उजाला यहां भी आएगा, क्योंकि वो लाइट रे यहां से जाकर के ऐसे मुड़ जाती है। लाइट का कॉर्नर से मुड़ करके शैडी पार्ट की तरफ जाना, ये जो शैडी पार्ट था आपका ये वाला, कहलाता है डिफ्रैक्शन। अब ये लाइट किस तरह के पार्टिकल से मुड़ती है वो एक बात समझिए। अब आप ये समझ लीजिए कि आप, दो रूम है आपके पास, ये इसकी दीवार है, आप यहां से चिल्लाते हैं तो आपका दोस्त यहां पे सुन लेगा। क्यों? क्योंकि वेव्स यहां से जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, और इससे टकरा करके इधर भी आ जाती है, मुड़ जाती है। तो साउंड वेव जो होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको मोड़ने के लिए जिस ऑब्स्टिकल का साइज चाहिए वो बड़ा होता है, और हमारे पास नॉर्मल केसेस में इतने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल हमें मिलते हैं, इसलिए साउंड वेव का डिफ्रैक्शन बड़ा इजीली हो जाता है। मैं यहां से बोल रहा हूं, उस कमरे में भी सुनाई दे जाएगा, उस कमरे में भी सुनाई दे जाएगा, इधर भी सुनाई दे जाएगा, उधर भी सुनाई दे जाएगा। लेकिन मैं यहां लाइट जलाऊं तो सीढ़ियों पे उजाला नहीं होगा, सीढ़ियों पे उजाला नहीं होगा, लेकिन यहां से चिल्लाऊं तो सीढ़ी पे सुनाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ वाली बात होती है, साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसको मोड़ने के लिए जो ऑब्स्टेकल का साइज चाहिए वो ज्यादा है। तो ये दीवार के कॉर्नर्स, उसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर, ये इतने साइज के होते हैं। बट यहां बल्ब जलाऊं तो सीढ़ियों पर उजाला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। आपने सुनी होगी 4000 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है? 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, ये होती है वॉलेट लाइट की वो वेवलेंथ। इतना कम साइज का आपके पास ऑब्स्टेकल कहां से मिलेगा, इतना छोटा, इतना कहां छोटा मिलेगा आपको? इसीलिए लाइट रे का डिफ्रैक्शन इतनी आसानी से हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि डिफ्रैक्शन करने के लिए ऑब्स्टेकल का जो साइज चाहिए वो लाइट के वेवलेंथ के ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, उसका एक रेशियो होता है। बनाइए डायग्राम और फिर लिखिए। कोई पार्टिकल कर देगा, एटमॉस्फेयर में लाइट डिफ्रेक्ट होती है, डिफ्रेक्शन होता है। कोना 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 कोना, ये कोना, इसकी जरूरत नहीं है, जिससे वो टकरा करके मुड़ा है उसका साइज वो बहुत छोटा था। ओनली फॉर कॉर्नर्स के लिए? हाँ हाँ, कॉर्नर से मुड़ती है और क्या।
अब एक और देखिए, ये लाइट मैंने नीचे कर दी, बिल्कुल सामने कर दी। ये देखिए, इसका शेडो दिख रहा है आपको? दिख रहा है शेडो? अब बताना, ये शेडो धीरे धीरे देखना गायब हो जाएगी। जैसे जैसे मैं इसके पास जा रहा हूं, शेडो देखो दिखनी बंद हो जाएगी। ऑलमोस्ट शेडो खत्म हो गई, हो गई खत्म। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहां पे देखा तो शेडो थी, जैसे ही मैं ऐसे चला गया तो शेडो खत्म हो गई। ये कैसे हुआ? अब इसको समझो। मैंने ये मार्कर ऐसे रखा था, ये स्क्रीन है, जो लाइटें आ रही थी इससे टकरा करके बैंड हुई, इससे टकरा करके बैंड हुई, ये इसकी आ गई शेडो। क्लियर है? अब मैंने क्या करा, इस मार्कर को कर दिया यहां पर, लाइटें आई, टकराई, इधर मुड़ी, ये वाली लाइटें आई, इधर मुड़ी, ये लो शेडो खत्म। आगे ना पूरा का पूरा, जो यहां से आ रही है वो तो आ ही रही है, यहां जो आ रही है वो तो आ ही रही है लाइट रे, बट ये यहां क्या आ गई? शेडो आ गई यहां पे। लेकिन ये शेडो जैसे इसको इधर की तरफ लाया हूं तो ये लाइट रे का पाथ ऐसा है कि दोनों लाइट रे मिल गई। अब पूरा ही एरिया आपका लाइटन अप हो गया। क्या है? डिफ्रैक्शन है। यही बता रहा है कि लाइट मुड़ी थी, यहां पे पास था तो लाइट को उतना पास नहीं आ पाई, लेकिन इसको स्क्रीन को दूर कर देता तो ये दोनों लाइट रे मिल जाती, आपका शेडो खत्म हो जाता। लिखिए, या एक और एग्जांपल लिख लीजिए। सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक स्लिट बना दी, तो कायदा ये कहता है कि जो लाइट रे जा रही है वो ऐसे जानी चाहिए, और आपको ये था कि यहां पर आपको उजाला मिलना चाहिए, बट रियलिटी ये होती है कि ये लाइट रे ऐसे जाती है, और रियलिटी में लाइटन अप एरिया ये होता है। क्या ये डिफ्रैक्शन है? ये स्लिट है, एक सिंगल स्लिट। बनाइए इसको, लिखिए इसमें। नंबर 1, when light waves strikes when light waves strike on an obstacle it bends and enter into the shadow area This is called diffraction of light. Change the paragraph. For diffraction, diameter of obstacle should be approximately equal to the wavelength of light. अब लिखिए diffraction fringes. सपोज कीजिए ये आपके पास सिंगल स्लिट है, तो जब भी कभी आपको सिंगल स्लिट बोलेगा समझ आना डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। और यहां से लाइट रे गई और स्क्रीन पर इस तरह से गया, तो आपके लिए लाइटन अप एरिया ये रहा, और जब इसको जूम आउट करके बनाऊं, जूम इन करके बनाऊं, तो बेसिकली ये स्क्रीन पर ऐसा दिखता है।
हाँ, इस तरह से दिखता है। और मैं अगर इसको बीच में से काट दूं और इस वाले पार्ट को इधर बना दूं, तो जीरो पे ब्राइट दिख रहा है आपको, उसके बाद में फर्स्ट डार्क, उसके बाद में फर्स्ट ब्राइट, हो गया, उसके बाद में सेकंड डार्क, और इस तरह से आपको ये फ्रिंजेस दिखती हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। हाँ, लाइट रे का, whenever light ray strikes an obstacle, it bends towards the shadow area. This is called diffraction of light. ये जीरो ब्राइट का साइज बाकी की फ्रिंजेस से डबल बनाना, ये वॉलंटरीली बनाया गया है। ये बड़ा होगा डबल, अगर ये मानो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो जीरो ब्राइट 2 सेंटीमीटर मिलेगा। बताऊंगा क्यों होता है वो सब। हाँ, लिखो इसमें नंबर 1, दो इंपॉर्टेंट बात दिखा देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहेगी। साइज ऑफ जीरो ब्राइट इज डबल देन दैट ऑफ अदर फ्रिंजेस। एक ये फैक्ट है कि जीरो ब्राइट का साइज बाकी से डबल है, यानी कि अगर इसका साइज 2 बीटा है तो इनका साइज बीटा ही रहेगा। क्लियर? दूसरी बात, जबकि उसमें क्या था, इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस का साइज सबका सेम था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहां पे जीरो ब्राइट डबल साइज की मिलती है। प्लस उस केस में अगर आपने देखा हो, इंटेंसिटी का कर्व हमने बनाया था, उसमें सबकी इंटेंसिटी बराबर थी, है ना। इसमें जीरो ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट थोड़ा कम इंटेंस होता है, फिर सेकंड ब्राइट इंटेंसिटी और कम और कम। तो ये जो चमकीलापन है, ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंज है, वो धीरे 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 कम होती जाती है। साइज उतना ही रहता है, इनका सेम रहता है, बस जीरो ब्राइट डबल होता है। एक तो ये बात, ये मैंने ब्राइट के लिए बोला। अब डार्क के लिए देखिए, ये वाला डार्क सबसे ज्यादा डार्क होगा, जबकि ये वाला डार्क उतना डार्क नहीं होगा, क्यों, डार्क की भी तो इंटेंसिटी है, डार्क भी तो, ये तो बहुत डार्क, फिर कम डार्क, फिर कम डार्क, तो ये वाला डार्क सबसे ज्यादा बड़ा डार्क होता है, उसके बाद डार्कनेस भी कम होती जाती है। लिखिए इस बात को, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस। चलिए, अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको एक्सप्लेन करने का एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने इजाद करा है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करा जाए। एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस में वाईडीएससी ने हमें सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या होता है। तो लिखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफ्रैक्शन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफ्रैक्शन। हाँ, सिंगल स्लिट है हमारे पास, इसमें भी कई तरह के होते हैं, फ्रॉनहोफर भी होता है, वो सब मतलब नहीं है। आइए, सपोज कीजिए आपके पास सिंगल स्लिट है और यहां से एक लाइट रे स्क्रीन पर आ रही है, ये आपके पास स्क्रीन है। अब आपको पता है लाइट रे यहां से भी जाएगी और चारों तरफ जाएगी। हम वहां पर पी पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम वहां पे जाने वाली लाइट रे की बात करेंगे। ये स्लिट का साइज mn, साइज है इसका a, ठीक है। ये बहुत दूर बताया, इतना दूर नहीं होता, ये बहुत कम डिस्टेंस होती है। ये हो गया थीटा, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये भी आ जाता है थीटा, और ये हो जाता है a sin थीटा, और ये होता है डेल्टा लैम्डा, पाथ डिफरेंस के बराबर। देखो, यहां से यहां तक अगर 2 मीटर है, तो यहां से यहां, ये पूरा मान लीजिए 2 मीटर है,
तो यहां से यहां तक पूरा होगा 2.2 मीटर। लेकिन जैसे मैंने यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया 0.2 मीटर और ये हो गया 2 मीटर। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, यही, दैट इज a sin थीटा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है पाथ डिफरेंस यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाती है। ठीक है, और यहां जो एंगल बन रहा है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हम मानते हैं। एम एन हो गया, थीटा हो गया, ये हो गया, बना लीजिए इसको। चलिए अब समझिए, मैंने आपको बोला कि ये बहुत छोटा होता है। आप ये कह सकते हैं हियर एनएल इज वेरी स्मॉल, यानी कि आप कह सकते हैं एनपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एलपी, है ना। ये और इसमें से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा लैम्डा, तो वो कहलाएगा एनपी माइनस एमपी, और ये कितना आ रहा है, ये ए साइन थीटा, है ना। हाँ, थीटा इज वेरी स्मॉल, पहले देख लो एक बार। थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और इस ट्राइंगल में देखिए टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये डिस्टेंस कितनी है, जब मैं कह रहा हूं कि ये चीज बहुत छोटी है तो ये डी के बराबर मान लूंगा मैं। ठीक है, ये बात याद रखना, बाद में मत पूछना। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन डी, और ये किसके बराबर है, साइन थीटा, यानी कि पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस आ गया वाई अपॉन डी, तो वाई हो गया डेल्टा लैम्डा इंटू डी, है ना। और क्या निकालना है, तो एक सेकंड, ये ढंग से नहीं लिखा, ये वाई बाई डी आ गया, तो यहां रखिए पुट इट अप, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू ए तो आ गया साइन थीटा की जगह टेन थीटा, साइन थीटा की जगह टेन थीटा, टेन थीटा क्या है वाई बाई डी, तो वाई हो गया डेल्टा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। वाई क्या है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, फ्रॉम सेंटर। वहां पे भी यही फॉर्मूला था, वहां पे था डेल्टा एक्स या डेल्टा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वहां स्मॉल डी दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, और यहां पे स्मॉल डी की जगह ए है, स्लिट विड्थ का साइज। लिखिए, अब समझिए, वहां पर भी हमने ये इक्वेशन निकाली थी, कैपिटल ए की जगह स्मॉल डी निकाला था, और फिर हमने पाथ डिफरेंस डिफाइन करा था कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जब होगा तो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा रखा था, और डिस्ट्रक्टिव हुआ था तो क्या रखा था, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और जब कंस्ट्रक्टिव हुआ था तो हमने कहा था ब्राइट फ्रिंज बनती है, और जब डिस्ट्रक्टिव हुआ था तो हमने क्या कहा था, डार्क फ्रिंज बनती है। अब यहां देखिए क्या है, इसी के आगे लिखना, ठीक है, हमने ये निकाल दिया डेल्टा लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिखते हैं और डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखते हैं, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई डी, हाँ 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। वहां पर ये डार्क के लिए था और वहां भी 2n माइनस 1 था, और डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस था n लैम्डा। यहां पे हल्का सा रिकैप बता देता हूं, वहां पर इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस था n लैम्डा, और n की वैल्यू शुरू होती थी 1 2 3 से लेकर 0 से, सॉरी क्योंकि जीरो ब्राइट था वहां पे। डार्क था हमारे पास 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू कहां से शुरू होती थी, 1 2 3, ठीक है।
अब यहां पे देखिए, और यहां पर n की वैल्यू कितने से शुरू होगी? 0 से, क्योंकि ब्राइट 0 पे मिल रहा है, और यहां पर 1 2 3। क्लियर? अब ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में है 2n-1 वाला। हाँ, और n की वैल्यू 1 से शुरू कर रखी है, बट मैं इसको यूज करता हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है, लिख लीजिए। यार देख, मैथ्स है, उन्होंने यहाँ पे 2n+1/λ/2 माना ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी खोल के देखेगा अभी तेरे को पता लग जाएगा उन्होंने क्या माना है, और फिर n की वैल्यू उन्होंने चेंज कर रखी, तो मैथ्स है। मैंने बोला 2+3, उन्होंने बोल रखा है 3+2, और तो क्या ही है। चलिए, अब ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस पता लग गया, और y क्या है? फ्रिंज की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज या nth ब्राइट की डिस्टेंस y, डेल्टा लैम्डा की जगह लिखेंगे 2n+1 λ/2 कैपिटल D/A। डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज या डिस्टेंस ऑफ nth डार्क। अब ये भी सोचो यार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर आपको डार्क मिल रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी है, अपने हिसाब से दे रखी है, बताता हूं, पहले लिख लीजिए। हो गया? चलिए लिखिए एक्सप्लेनेशन कि ऐसा कैसे हो गया, उल्टा कैसे चल रहा है ये। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं जीरो ब्राइट को। ठीक है, पहला लिखिए, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसमें सिंपल है कि ये आपके पास स्लिट थी और ये आपके पास स्क्रीन थी, तो यहां पर जितने भी सेकेंडरी सोर्सेस होंगे, होते हैं ना, लाइट आती सबको, तो उन सबसे आने वाली लाइट और नीचे वाले सोर्सेस से जाने वाली लाइट, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। तो डेल्टा लैम्डा क्या है? 0। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है, और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो कौन सा फ्रिंज बनता है? ब्राइट। लिख लीजिए। साइज का ऐसे नहीं है, साइज तो ऑब्जर्व हुई है। लिखिए इसमें, सिंस ऑल द वेवलेट्स by secondary sources of slit all the wavelets by secondary sources of slit shows constructive interference ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0। Hence in diffraction there is a bright fringe obtained at the center, क्लियर? तो ये तो हमें पता लग गया कि सेंटर ब्राइट कैसे बना होगा। अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट डार्क। ये आपके पास स्लिट है और ये आपके पास स्क्रीन है, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे मान लेता हूं, मैं इसको दो पार्ट में बांटता हूं, और ये कोई पॉइंट पे मान लीजिए, मैंने इस स्लिट को दो पार्ट में बांट दिया, और यहां पर मैंने कोई भी मान लीजिए कि एक सोर्स लिया और यहां पर एक सोर्स लिया, ठीक है।
इसको मैंने माना M1, ये मान लिया मैंने M2। ये हो गया मेरे पास A/2, तो ये हो गया मेरे पास A/4, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, A/2। यहां से एक लाइट रे गई P पर और यहां से एक लाइट रे गई P पर, और यहां से मैंने डाल दिया इस पर नॉर्मल। अब आपको पता है बहुत छोटा है, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, तो M2L दैट इज पाथ डिफरेंस कितना आ गया, A sin थीटा। क्लियर? तो पाथ डिफरेंस, ओके, पाथ डिफरेंस क्या देखा है आपने, जो कंडीशन लिखा है हमने डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखाई ना, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा फर्स्ट डार्क के लिए, हाँ देखो ना डिफ्रैक्शन में, देखो डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, एन की वैल्यू 1 रख दो, कितना आएगा, लैम्डा। देख लो इसमें, तो फिर ये जो M2L बन रहा है ये A/2 sin थीटा नहीं होगा? होगा, कंसीडर होगा, पर अभी हमने ये वाली कंडीशन बताई ना डार्क फ्रिंज के लिए, अब मैं इसको भी कंसीडर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करता हूं। तो थीटा कितना आ गया, लैम्डा बाय ए, ठीक है। अब मैं इसको कंसीडर करता हूं, नाउ पाथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू M2P माइनस M1P, है ना, और ये कितना कितना आना चाहिए, ये कितना है A/2, भाई स्लिट विड्थ यही तो है इसके लिए, इन दोनों के लिए। देखो ये किसके लिए लिखा मैंने, पहली बात समझिए, ये मैंने लिखा ए स्लिट विड्थ के लिए, यानी कि इसके लिए, इस पूरी स्लिट के लिए यहां से आने वाली लाइट रेस के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा आता है तो थीटा इतना हो जाएगा। अब मैं काम कर रहा हूं इन दोनों के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो इन दोनों के बीच के लिए मैं लिखता हूं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू A/2 साइन थीटा, ये A/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा A/2 साइन थीटा, अगर मैं इतने की बात करूंगा तो, और जब मैं पूरे के लिए बात करूंगा तो ये कितना था A साइन थीटा। तो डिपेंड करता है, स्लिट विड्थ आपने पूरी ली है तो आपने A साइन थीटा लिखा फॉर फुल स्लिट, ये वाला डायग्राम। लेकिन अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए, तो स्लिट विड्थ ये हो गई, फिर ये काउंट करूंगा तो ये A/2 साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A/2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने किस बेस पे लिखा है, इसके लिए मैंने क्या कंसीडर करा है, ये A/L, तो ये आया मेरे पास A साइन थीटा। लेकिन यहां पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, ये कंसीडर कर रहा हूं, ये है A/2 साइन थीटा। तो यहां पे मैं इन दो सेकेंडरी सोर्सेस की बात कर रहा हूं और यहां पे मैं पूरी स्लिट की बात कर रहा हूं। लिखना मत अभी कोई, सिर्फ देख लीजिए, आप समझ ही लीजिए। क्लियर है? अब here
इसको मैं लिख सकता हूं a/2 थीटा, थीटा बहुत स्मॉल है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा लैम्डा a/2, थीटा की वैल्यू रखिए λ/a, तो डेल्टा लैम्डा क्या आ गया, λ/2। और ये क्या है, डेल्टा लैम्डा क्या है, पाथ डिफरेंस किस किस के बीच में, m1p और m2b की p के बीच में, पाथ डिफरेंस बिटवीन m1p एंड m2p। क्लियर हो गया। अब बताइए ये दोनों लाइट रेज जो जा रही हैं इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है या डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कह सकते हो। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क इंटरफेरेंस। देखिए समझिए चीज क्या है, हम डिफ्रैक्शन को इंटरफेरेंस से समझा रहे हैं। हमने ये बोला कि जब ये पूरा का पूरा सोर्स जब आता है और यहां पर हम पूरी स्लिट कंसीडर करते हैं और इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा रखते हैं, तो इन सिमेट्रिकल सोर्सेस के बीच की जो लाइट रेज आती है इनमें पाथ डिफरेंस λ/2 आ जाता है। समझ रहे हो। अब इसको आपने दो पार्ट में बांटा, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 आ गया, तो यहां पर कोई ना कोई ऐसा सोर्स होगा और यहां भी सोर्स होगा जो a/2 के बीच में होगा। आप ये कह सकते हैं कि m1 को m2 ने नलिफाई कर दिया। जब आपने इस पूरी स्लिट को दो पार्ट में बांटा है और यहां पर एक ऐसा मिला जिसने इसको नलिफाई कर दिया, तो इस वाले को नलिफाई ये कर देगा, 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 इसको ये। तो ऊपर मिलने वाले हर सोर्स के लिए नीचे की तरफ एक सोर्स मिलेगा जो कि λ/2 के पाथ डिफरेंस मेंटेन कर देगा। इसीलिए इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और फलस्वरूप आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। कब, जब आप इस पूरी स्लिट में पाथ डिफरेंस लैम्डा मान करके चलते हैं। पूरी स्लिट में पाथ डिफरेंस आप लैम्डा मान करके चले तो दो के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 आया। लिखिए अब इसमें फॉर दिस, हाँ अरे पहले लिखो, पहले जो बोल रहा हूं वो लिखो, हेडिंग डालना, फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फॉर दिस वी विल divide the slit, for this we will divide the slit into two parts, and consider two symmetrical sources, m1 and m2 at a/2 distance apart। अब बना लीजिए डायग्राम, शुरू करें। लिखिए thus for every point ब्रैकेट में लिखना सेकेंडरी सोर्स बिटवीन OM, इसको लिखिए O, इसको लिखिए M और यहां लिखिए N, OM ON, है ना। Thus for every point between OM there is a pairing source, between ON, there is a pairing source between ON which gives wave of path difference of λ/2
पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, कॉफी बनाते जब तक, एंड causes destructive interference and causes destructive interference. Hence dark fringe is formed because all the sources are used up. All the sources are used up. क्या बोला कि O से M के बीच में आने वाले सोर्स के लिए O से N के बीच में कोई ना कोई ऐसा सोर्स जरूर होगा जो लैम्डा बाई 2 के पार्ट डिफरेंस की वेव भेज रहा होगा। इसके लिए इसने भेजी तो इसके लिए ये भेजेगा, इसके लिए ये भेजेगा, इसके लिए ये भेजेगा, और ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। कब? जब इस पूरी स्लिट का पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा। क्लियर? तो ये हमने एक्सप्लेन करा फर्स्ट डार्क। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट ब्राइट, और फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में शायद खत्म कर देंगे इसको। देख हमने ना एक्सप्लेनेशन दी है जो हुआ है उसकी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब इनको ने दिमाग से ही लगाया है, अब देखना तो कौन ही जाता है।